नमस्कार दोस्तों, न्यू डायरेक्शन एकेडमी में आपको स्वागत है। मैं आज आपको मैथमेटिकल में कुछ अच्छी सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। बेसिक चीज़ें जहाँ से एक चैप्टर की शुरुआत होती है और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कंपटीशन में वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और उन संख्याओं के बारे में हमको ज्ञान ज़्यादा नहीं होता है तो हम लोग गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो आइए आज हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज आपका एक जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आइए देखते हैं संख्या पद्धति है क्या चीज़ और कैसे हम संख्या पद्धति को लगाएं और इसके क्वेश्चनों को कैसे आसानी से हम सॉल्व करें। जैसे नंबर की बात करें, नंबर सिस्टम में संख्याओं की बात होगी, संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर शुरुआती स्टेज में देखा जाए तो सबसे पहले जो खोज हुई प्राकृतिक संख्याओं की हुई और प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर जितनी भी हमारी अनंत तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इनफिनाइट। तो सबसे पहले इन संख्याओं की खोज हुई। इन संख्याओं की खोज होने के बाद जीरो की खोज नहीं हुई थी। तो इन्हीं संख्याओं के बारे में आइए कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं और कुछ नए तरीके, नए कॉन्सेप्ट देखते हैं ताकि क्वेश्चन को हम कैसे इजी से इजी तरीके से हल कर सकें। अगर हम नंबरों की बात करें कि नंबर होते क्या हैं, अगर हम नंबर की बात करें कि नंबर होते क्या हैं, तो नंबरों की बात करें तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इन नंबरों पे बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। हमारे देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इन्हीं को हिंदी में कहते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्या। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है। बेटा सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक हमारे होते हैं रियल नंबर, एक वास्तविक संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं की अगर बात करें तो एक हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक हमारी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक हमारी काल्पनिक संख्या है। कहने का मतलब एक रियल नंबर और एक हमारे इमेजिनरी नंबर। यानी रियल नंबर यानी जो वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है जिनकी मात्र हम केवल कल्पना कर सकें। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनको हम एक लाइन में लिख सकें। यानी रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको एक लाइन में लिखा जा सके और काल्पनिक नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनको एक लाइन में लिखा ना जा सके। यानी इनको एक अगर लाइन में हम लिखना चाहें तो लाइन में लिखा ना जा सके। यानी इनको एक लाइन में हम नहीं लिख सकते, मात्र इनकी केवल एक हम कल्पना करते हैं। जैसे आप देखेंगे, मान लिया ये अगर हमारा जीरो है, हम अगर इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे और इधर हम पीछे आते चले जाएंगे तो जब जीरो से हम आगे बढ़ते हैं तो संख्याएं हमारी प्लस में होती हैं और इसी तरह डॉट डॉट करके प्लस इनफिनाइट होगा। लेकिन अगर हम इससे जस्ट एक लाइन में अगर पीछे आते हैं तो -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट माइनस इनफिनाइट। वास्तविक संख्याएं जिन्हें केवल एक हम लाइन में लिख सकते हैं और काल्पनिक संख्याएं इन्हें हम एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं। इनकी मात्र एक हम कल्पना केवल कर सकते हैं। यानी वे नंबर जिन्हें एक लाइन में नहीं लिखा जा सकता है वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं और वे संख्याएं जिन्हें एक लाइन में लिखा जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं जैसे हम कह दें √-33 हम कहते हैं √7, यानी इनकी मात्र हम केवल एक कल्पना कर सकते हैं। इनकी मात्र केवल एक हम कल्पना कर सकते हैं या कहते हैं -i। और i का जो मतलब यहाँ पे होता है, इस i का मतलब होता है i इक्वल आयोटा। अगर काल्पनिक संख्याओं का एक हम
परिणाम देखें कि इसका परिमाण क्या होगा जाके, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा काल्पनिक संख्याओं का। अगर मैग्नीट्यूड देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनका मैग्नीट्यूड जो होता है उसको हम कहते हैं z इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब z इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहीं पे हमको कुछ काल्पनिक संख्याएं दे दी हैं, जो बच्चे नोट करना चाहें नोट भी करते रहें, कि अगर हमको कोई काल्पनिक संख्याएं दे दी है, सपोज दैट कि अगर यहाँ पे हमको दे दिया है क्वेश्चन कि z बराबर 3 + 4i। अब आपसे पूछा जाए कि इसका जो परिणाम होगा, परिणाम क्या होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर इसका हम इससे इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये वैल्यू हमारी a रहेगी और ये वैल्यू हमारी b रहेगी, और अगर इसमें रखवा देंगे तो a की वैल्यू 9 का स्क्वायर और इधर हमारा 4 का स्क्वायर, कहने का मतलब 4 का स्क्वायर कराएंगे तो हमारा 16 होगा। और अगर इसका देखा जाए तो ये हमारा रूट निकलेगा 25, और 25 बोले तो 5, यानी z का जो यहाँ परिणाम होगा, यानी z इक्वल जो आएगा वो z इक्वल हमारा 5 होगा। तो काल्पनिक संख्याएं हमने कहा कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, समिश्र संख्याएं होती हैं। समिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं, यानी रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिनको एक लाइन में दर्शाया जा सके, और काल्पनिक संख्याएं जिनको एक लाइन में न दर्शाया जा सके। सपोज दैट इस तरह से दर्शाएंगे, 0 से आगे जाते हैं प्लस और 0 से पीछे जाते हैं माइनस, इधर भी आपका इनफिनिट तक और इधर भी आपका इनफिनिट तक। परंतु काल्पनिक संख्याओं को एक लाइन में दर्शाया नहीं जा सकता है, इनकी मात्र एक कल्पना की जा सकती है, इनकी मात्र एक कल्पना की जा सकती है। जैसे हमने कहा कि काल्पनिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, हमने कह दिया रूट -16, हमने कह दिया रूट -33, हमने कहा रूट 7, ठीक है ना। इनकी मात्र केवल एक हम कल्पना कर सकते हैं, या यहाँ पे कह दिया -√i, और i जो होता है i इक्वल आयोटा। और कभी भी अगर इनका परिणाम निकालने की बात करें, सपोज दैट क्वेश्चन इस तरह से दे दे और कहेगा इसका परिमाण क्या होगा, तो z बराबर अगर जो भी देता है पहली वैल्यू a होती है और बाद की वैल्यू b होती है, और इसका जब भी परिणाम निकाला जाएगा तो z बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर जो होगा वो आपका एक पोस्ट ब्रैकेट रूट के अंदर होगा, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। तो समिश्र संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं और एक हमारी काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अगर इन वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे रियल नंबर क्या होते हैं, आइए इन रियल नंबरों को भी देखते हैं। अगर रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल जिस तरह से हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, उसी तरह से हमारे रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। और रियल नंबर अगर देखा जाए कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो इन अगर रियल नंबर की बात करें यानी वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो अगर वास्तविक संख्याओं को भी देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती है बेटा। वास्तविक संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक हमारे होते हैं इंटीजर, एक हमारे होते हैं इंटीजर जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और इन्हीं को कहते हैं इंटीजर। और दूसरे होते हैं हमारे भैया डेसिमल, यानी कहने का मतलब दशमलव संख्या। एक हमारे इंटीजर यानी पूर्णांक और एक हमारे डेसिमल जिनको कहते हैं हम लोग दशमलव, दशमलव संख्याएं यानी दशमलव। अब पूर्णांक की बात करें कि पूर्णांक क्या होते हैं और दशमलव रूप क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं दशमलव संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो बेटा रियल नंबर वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्णांक होते हैं और एक हमारे दशमलव रूप होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि दशमलव रूप क्या होते हैं। अगर दशमलव रूप की बात करें, डेसिमल बात करें
तो दशमलव की बात करें। अब दशमलव संख्याओं की अगर बात करें तो दशमलव संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याओं की अगर बात करें तो दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है शांत दशमलव, एक हमारी होंगी शांत दशमलव, नीचे से आपको लगा, एक हमारी होंगी शांत दशमलव और दूसरी हमारी होती है अशांत दशमलव। दूसरी जो हमारी होंगी वो हमारी कौन सी होंगी? दूसरी हमारी होंगी अशांत दशमलव। दूसरी जो हमारी होंगी वो हमारी अशांत दशमलव होंगी। अगर शांत दशमलव क्या होती हैं और अशांत दशमलव क्या होती हैं, यानी शांत दशमलव को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इनको खत्म किया जा सकता है, इनको खत्म किया जा सकता है। और अगर अशांत दशमलव को देखा जाए तो भैया इनको खत्म नहीं किया जा सकता है, इनको खत्म किया नहीं जा सकता है। यानी डेसिमल दशमलव संख्याएं जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव और हमारी अशांत दशमलव। यानी टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्लियर है ना। यानी ये अशांत दशमलव और ये हमारी शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्याओं को खत्म किया जा सकता है और अशांत दशमलव संख्याओं का खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि इसके नाम में ये छिपा है अशांत और इसके नाम में छिपा है शांत। अब शांत दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं और अशांत दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो कहते हैं 0.15। अब 0.15 को अगर हमें खत्म करना है तो इसको हम करेंगे 15/100, या अगर इसी को हम काटना चाहें, इसी को अगर हम काटना चाहें तो शायद ये हमें लगता है कि 5 से कट जाएगी, 5 3 15 को अगर 5 से काटना चाहें तो 20, या इसी को अगर हम हल करेंगे तो सेम यही कंडीशन हमारी यही बनेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब और एग्जांपल अगर देख लेते हैं यहीं पे हम, जैसे कहते हैं कि 0.9। अब 0.9 को अगर लिखा जाए तो हम 3/10 लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये हमारा एक रूप बन के तैयार हो रहा है p/q का। अगर इन संख्याओं को देखा जाए तो ये एक रूप बन के तैयार हो रहा है p/q का। p/q जैसा कि आपने पढ़ा है कि यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो कहने का मतलब जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं हैं वो हमारी एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम 2 भी लिख देते हैं कि 2 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, शांत है कि अशांत है, तो ये भैया 2 भी हमारी शांत दशमलव संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। एक मान के इसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो जितनी भी हमारी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं उन सभी को हम खत्म कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनको एक हम p/q का रूप भी दे सकते हैं। तो जितनी भी हमारी ये संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत दशमलव की अगर बात करें हम तो अशांत दशमलव संख्याएं भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। अगर अशांत दशमलव संख्याओं की बात करें तो अशांत दशमलव संख्याएं भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। अशांत दशमलव संख्या 2 प्रकार की कैसी होती हैं? जिनकी हम पुनरावृत्ति कर सके, यानी रिपीटिंग कर सके, जिनको हम रिपीट कर सके, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जिनकी हम पुनरावृत्ति ना कर सके, पुनरावृत्ति ना कर सके। अशांत दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर। यानी इनको रिपीट किया जा सकता है और इनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर कोई संख्या एग्जांपल के तौर पे हम लिख दें कि 0.777, तो कंडीशन क्या होगी, इसको हम इस रूप में बना सकते हैं कि अगर देख रहे हैं कि 777 का रिवीजन होता चला जा रहा है तो हम इसको 0.7 करके और इसके ऊपर बार लगा के इसको खत्म कर सकते हैं।
तो जिस तरह से शांत दशमलव संख्याओं को खत्म किया जा सकता है, उसी तरह से अशांत दशमलव संख्याओं में जिनकी पुनरावृत्ति होती है उनको भी हम खत्म कर देते हैं और बार लगा के खत्म करते हैं। या इसी का अगर रूप लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 7/9। 7/9। अगर अगला एग्जाम्पल देखना चाहें, मान लिया 0.131313। अब अगर इसको हमें खत्म करना है तो हम इसको 0.13 और बार लगा के खत्म कर सकते हैं। जिन जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती जाती है उतनी संख्याओं पे हम बार चढ़ाते जाते हैं। या इसी को हम कर सकते हैं 13/99। जितनी संख्याओं पे बार होगा उतनी ही नीचे 9 होंगे। तो इसको भी हमने p/q के रूप में लिख दिया, तो अर्थात इनको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है और अशांत दशमलव संख्याओं में जिनकी पुनरावृत्ति होती है उन संख्याओं को भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो पुनरावृत्ति जिन संख्याओं की होती है उनको भी हम क्या कहेंगे भैया? उनको भी कहेंगे परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या और जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जाए अपरिमेय संख्या। तो डेसिमल दशमलव संख्याओं में शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है और अशांत दशमलव में जिनकी पुनरावृत्ति होती है उन संख्याओं को भी हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। लेकिन यहाँ पर इनको बार लगा के वो किया जाता है। आगे देखिए, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहें कि जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो अगर हम कह दें √3, हम कह दें √7, यहाँ पे कह दें √13, इन संख्याओं को पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, या कहते हैं 0.1 2 3 4 5 6, तो आगे हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। तो इनको भी हम खत्म नहीं कर पाएंगे और इनको भी हम p/q के रूप का रूप नहीं दे पाएंगे। तो अर्थात कहने का मतलब ये p/q का रूप नहीं है। इसलिए जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सके उन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है उन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जिनकी पुनरावृत्ति होती है उनको बार लगा के खत्म किया जा सकता है, p/q का रूप दिया जा सकता है, इसलिए इन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। शांत दशमलव संख्याओं को खत्म किया जा सकता है, p/q का रूप दिया जा सकता है, तो इनको भी परिमेय संख्याएं। जिनकी पुनरावृत्ति होती है उनकी भी वो भी परिमेय संख्याएं, और जिनकी पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते हैं ये सभी के सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यहीं पर अगर बात करें कि दशमलव संख्याओं में, ये तो हमारी दशमलव संख्या क्लियर है बेटा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इसी में हमने कहा था कि इंटीजर की भी हमने बात की थी, जिनको भी अगर नोट करना है नोट कर सकते हैं। हटा दिया जाए। अब देख लेते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं बेटे, पूर्णांक क्या होते हैं। कि इंटीजर क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक क्या होते हैं, या इन्हीं को कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक होते क्या है? पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक हमारे दो होंगे, एक पूर्णांक होगा हमारा धनात्मक यानी पॉजिटिव, और एक पूर्णांक होगा हमारा ऋणात्मक। पूर्णांक हमारे धनात्मक भी होते हैं और पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी होते हैं। और अगर धनात्मक की बात करें, एक मिनट, थोड़ा धनात्मक की बात करें
तो जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनाइट। निगेटिव की बात करें तो -1 -2 -3 -4 राइट डैश माइनस इनफिनाइट। इनके बीच में देखें तो एक चीज हमारा छूट रहा है, जीरो, शून्य। इनके बीच में देखें तो शून्य, इसीलिए हमने आपको बताया था कि बीच में हमारा शून्य है, और अगर संख्याएं आगे को बढ़ रही हैं तो +1 +2 +3 +4 प्लस डॉट डॉट इनफिनाइट, और जीरो से संख्याएं अगर पीछे को जा रही है तो -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट माइनस इनफिनाइट। यानी जीरो से जब भी आगे बढ़ेंगे धनात्मक, और जीरो से जब भी पीछे पड़ेंगे ऋणात्मक। तो यह धनात्मक यानी पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक की बात करें तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और ऋणात्मक की बात करें तो सभी के सभी निगेटिव होंगे, और इनके बीच में एक संख्या आती है शून्य, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारी कैसी न्यूट्रल नंबर है। यहीं पर अगर अब देखा जाए कि इंटीजर हमारे पूर्णांकों की अगर बात करें, अगर पूर्णांकों की बात करें तो भैया पूर्णांक हमारे सभी होंगे जिनको हम लोग कहते हैं इवन नंबर, जिनको हम लोग कहते हैं इवन नंबर, और इसके बाद हमारे ऑड नंबर भी होंगे जिनको हम कहते हैं विषम संख्या। तो पूर्णांक हमारे धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, पूर्णांक सम भी हैं और पूर्णांक हमारे विषम भी हैं। अब आइए इसको हम अच्छे से जान लेते हैं कि सम क्या होता है और विषम क्या होता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, या जिनको इसके बारे में जानकारियां नहीं है कि सम क्या होते हैं और विषम क्या होते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से कटे, जो दो से कटे, जो दो से कटे वो सम संख्याएं, एक सिंपल सी परिभाषा। और जो दो से ना कटे, जो दो से कटे सम संख्याएं, और जो दो से ना कटे विषम संख्याएं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेना चाहें हम, तो सम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? अगर बात करें 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट इनफिनाइट। 2 4 यानी 2 के मल्टीपल में चले जाएंगे। ऑड नंबर विषम नंबर की बात करें 1 3 5 7 9 11 13 15 और डॉट डॉट इनफिनाइट। तो हमने आपको बताया कि सम संख्याएं जो दो से कटे और विषम संख्याएं जो दो से ना कटे। विषम संख्याओं में आपको कोई भी ऐसी संख्या नहीं दे रही होगी जो पूर्ण रूप से दो से कट जाए, और इसमें जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं सभी की सभी पूर्ण रूप से कट रही हैं। तो कहने का मतलब जो संख्याएं दो से कटे सम संख्या, जो संख्याएं दो से ना कटे विषम संख्या। विषम संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होगी। अभी हम आपको अच्छे से सम और विषम के बारे में अच्छे से बताते हैं कि सम और विषम होता क्या है। यहीं पर अगर देखा जाए तो सम भी हुआ विषम भी हुआ, और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक हमारा ये भी होता है कि अभाज्य संख्या। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो सम भी है विषम भी है, और हमारी कैसी है? अभाज्य संख्या है, यानी जिसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी भी संख्या से ना कटे। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से भी ना कटे, लेकिन प्रत्येक संख्या स्वयं से और एक से विभाजित होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं से और एक से विभाजित होती है, वो चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे अभाज्य हो। लेकिन अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, लेकिन अभाज्य संख्या स्वयं से यानी अपने आप से और एक से जरूर कटेगी, क्योंकि एक उसके साथ मल्टीपल में भी, हर संख्या के साथ एक मल्टीपल में भी रहता है, और हर संख्या के साथ एक भाजक के तौर पर भी रहता है। इसलिए अभाज्य संख्याओं को अगर देखा जाए तो वो स्वयं से और एक से विभाजित होती है। तो आइए यहीं पे हम पहले अच्छे से देख लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, इसमें सम, और इसके बाद हम विषम के बारे में देखते हैं।
जिसे नोट करना है, नोट करना चाहता है, नोट कर ले। आइए एक एक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सम के बारे में जानते हैं, आवाज बाद में देखेंगे। अगर बात करें हम कि सम संख्या क्या होती है, यानी जिसको कहते हैं हम लोग इवन नंबर, और यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हमने सबसे पहली बात तो एक चीज डिफाइन की कि सम संख्याएं होती क्या है। सम संख्या वो संख्या जो 2 से कटे। सम संख्या वो संख्या जो 2 से कटे। अब सम संख्याओं की अगर हम बात करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और डॉट डॉट इनफिनिटी, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं। कोई भी नंबर हो, किसी का कोई अंत नहीं। अर्थात कहने का मतलब अगर सबसे बड़ी से बड़ी अगर कोई संख्या पूछी जाए तो हमेशा अनंत होती है। बशर्ते ऑप्शन में अगर दिया है 4 ऑप्शन बना के और उसमें कहता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हमें उन्हीं 4 ऑप्शनों में देखना है। लेकिन अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि सब ब्रह्मांड में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो उसका आंसर आपका होगा अनंत होगा। सम संख्या हमारी क्या होगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट डॉट 20। अब अगर देखा जाए तो इन दो सम संख्याओं के बीच अंतर कितने का है, 2 का। इन दो सम संख्याओं के बीच 2 का, इनके बीच भी 2 का, इनके बीच भी 2 का। कहने का मतलब अगर हम क्रमागत कोई भी 2 सम संख्या ले लें, क्रमागत कोई भी 2 सम संख्या ले लें, उनके बीच अंतर सदैव 2 का होता है। हम कोई भी क्रमागत 2 सम संख्याएं ले लें, उनके बीच अंतर सदैव 2 का होता है। अब आइए देखते हैं सम संख्याओं के बारे में। जैसे आपसे कह दिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या, कि सबसे छोटी सम संख्या, और आपसे कह दिया जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो भैया सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और अगर कहा जाए सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, तो अनंत होगी। क्योंकि बड़ी संख्या का हमको पता ही नहीं है। कोई कह देगा कि नहीं 100 है, तो 100 के बाद भी कोई ना कोई आ जाएगी, उसके बाद भी कोई ना कोई आएगी। कोई भी आप सबसे बड़ी सम संख्या मानेंगे, उसके बाद कोई ना कोई संख्या सम बनकर तैयार ही होगी। तो कहने का मतलब सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होगी। लेकिन अगर एक ऑप्शन बना दिया जाए 2, 4, 8 और 10, और केवल इतने में कह दें कि इनमें सबसे छोटी सम संख्या तो 2, इनमें सबसे बड़ी सम संख्या तो 10, अगर ऑप्शन बना के देता है तो हमको केवल उन्हीं ऑप्शनों में क्लियर करना होता है। और अगर कोई हमसे कॉमन तौर पर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होती है, तो अनंत, और इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे 10 होगी। यानी यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, और अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा आंसर इनफिनाइट होगा। अब सम संख्याओं की खासियत बताते हैं। भैया ये हमारी पहली सम संख्या है, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं डॉट 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 अनंत। यहाँ पे कहा गया सबसे छोटी सम संख्या, तो आपने आंसर दिया 2। लेकिन अगर आपसे कहता है कि पहली सबसे छोटी सम संख्या, तो आपका आंसर होगा 2। अगर कहा जाए दूसरी सबसे छोटी सम संख्या, तो 4, तीसरी सबसे छोटी सम संख्या 6, चौथी सबसे छोटी सम संख्या 8, पांचवी सबसे छोटी सम संख्या 10, 12वीं सबसे छोटी संख्या, 12वीं सबसे छोटी सम संख्या, पहली सबसे छोटी सम संख्या 2, दूसरी सबसे छोटी सम संख्या 4, तीसरी सबसे छोटी हमारी 6 होगी, चौथी हमारी सबसे छोटी 4 होगी, पांचवी सबसे छोटी हमारी कितनी 10 होगी, छठवीं हमारी सबसे छोटी 12 होगी, सातवीं हमारी सबसे छोटी 14 होगी। हम इसी क्रम से आगे बढ़ते चले जाएं। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा रहा है कि पहली सबसे छोटी सम संख्या, तो आप आंसर 2 देंगे। अगर कहा जाए पहली सबसे छोटी संख्या, तो आप 2 देंगे। अगर आपसे कहता है तीसरी सबसे छोटी संख्या, तो आप 6 करेंगे। और डायरेक्टली इन चीजों को हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली अगर इन चीजों को हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, आइए उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं।
मान लिया अगर कह दिया जाए कि तीसरी सम संख्या, अगर आपसे कहता है कि तीसरी सम संख्या, आपसे कहता है कि 10वीं सम संख्या, आपसे अगर कहता है कि 50वीं सम संख्या, अगर आपसे कहता है 100वीं सम संख्या, अगर आपसे यही कहता है कि 1000वीं सम संख्या कौन सी होगी, तो आप ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर लिखेंगे आपका कंपटीशन में, एग्जाम हॉल में आपका समय बर्बाद होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर तीसरी सबसे छोटी सम संख्या कहता है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी सबसे छोटी कौन सी है, 2 है। तो हमेशा 2 को आप बेस बनाएंगे, हमेशा 2 को आप बेस बनाएंगे। अगर कहता है तीसरी सबसे छोटी सम संख्या तो 3 का गुणा करा दो, 3 दूनी 6, 1 2 3। अगर आपसे 10वीं कहता है तो सीधे आप 10 का गुणा करा दो, 10 दूनी 20, क्योंकि इतना लिखा नहीं जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ पे देखें तो 18 के बाद हमारी 20 आएगी, अगर देखें तो 18 के बाद हमारी 20 आएगी, और यही हमारी सबसे छोटी कौन, अरे सॉरी, यही हमारी 10वीं सम संख्या है। चल रहा है ना? ये सब चल रहा है, 15% प्राइवेट। देखो आपको अच्छा नहीं हो रहा है, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम थी। चल रहा है ना? आपका चल रहा है? हल गए, हाँ? हल गए। क्या हुआ? ठीक है। तो अगर कहा जाए कि 10वीं सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो 10वीं आपकी छोटी सम संख्या, आपकी 10वीं अगर कहा जाए तो 10 दूनी 20। अगर यहाँ पे 50वीं कहता है तो 50 का गुणा कराएंगे तो आपकी 100 होगी। अगर 100वीं का कहता है तो 100 का गुणा करा के हम कितना करेंगे, 200। और अगर 1000वीं कहता है तो 1000 का गुणा करा के हम 2000 करेंगे। मतलब इस तरह से आसानी से इन संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये तो हमारी सम संख्याओं की बात हुई, लेकिन अगर यहीं पे बात करता है कौन सी भी है, आवाज संख्या। तो आवाज संख्याओं की अगर हम बात करें तो आवाज संख्याएं भी देख लेते हैं, आवाज संख्या क्या होती है। अगर आवाज संख्याओं की, सॉरी सम हो गया, विषम देख लेते हैं पहले। विषम संख्या कहने का मतलब, विषम संख्या कहने का मतलब ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से ना कटे। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से ना कटे। अब जैसे देखा जाए तो 1 3 5 7 डॉट 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 इंफिनाइट करेंगे। सबसे छोटी सम संख्या अगर कहता है, सबसे छोटी की सम संख्या, तो आप आंसर 1 देंगे बेटा। और अगर कहता है कि सबसे बड़ी, सॉरी सबसे छोटी, अगर कहता है कि विषम संख्या तो 1 होगी, और सबसे बड़ी अगर आपसे कहता है कि विषम संख्या क्या होगी, तो वो आंसर अनंत होगी। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी अनंत होगी। अब अगर देखा जाए तो इनके बीच अंतर कितने का, 2 का। 3 5 के बीच 2 का, 5 7 के बीच 2 का, 7 और 9 के बीच भी 2 का। अर्थात कहने का मतलब क्रमागत विषम संख्याओं के बीच अंतर सदैव 2 का होता है। क्रमागत विषम संख्याओं के बीच अंतर सदैव 2 का होता है। और इसके पहले हमने सम बताया, तो क्रमागत सम संख्याओं के बीच, 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच भी अंतर 2 का होता है। अर्थात कहने का मतलब सम संख्याओं के बीच अंतर समान होता है, विषम संख्याओं के बीच अंतर समान होता है। अब अगर आपसे यहाँ से कहा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, तो 1 होगी। दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या 3 होगी। तीसरी सबसे छोटी विषम संख्या 5 होगी। और चौथी सबसे छोटी विषम संख्या 7 होगी। लेकिन अगर ये बढ़ के आपसे पूछता है तो आप कैसे करोगे? अगर आपसे कहता है कि तीसरी सम संख्या कौन सी है, तीसरी सम संख्या कौन सी है, तो आप 2 को ही बेस बनाएंगे। अगर आपसे कहता है तीसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या अगर कहता है
कि तीसरी विषम संख्या 2 को ही बेस बनाएंगे। अगर पांचवी विषम संख्या कहता है तो भी बेस बनाएंगे। अगर आपसे कहता है कि 10वीं विषम संख्या तो बेस हम 2 ही को ही बनाएंगे। लेकिन अगर तीसरी कहता है तो 3 में हम क्या, तीसरी कह रहा है तो 3 का गुणा, या अगर पांचवी कह रहा है तो 5 का गुणा, और 10वीं कह रहा है तो 10 का गुणा, 3 दूनी 6। अब बेटा करेंगे क्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1, तो हम इसमें 1 माइनस करेंगे तो आपकी तीसरी विषम संख्या 5 होगी। अगर पांचवी कहता है तो 5 दूनी 10, 1 माइनस करेंगे तो 9 होगी। अगर 10वीं कहता है तो 10 दूनी 20, 1 माइनस करेंगे तो 19 होगी। हम इस तरह से जितने भी पूछे बढ़कर 500, 50, 1000, 2000 तक आसानी से निकाल लेंगे। कोई भी आपसे विषम संख्या पूछी जाए कि बताओ 50वीं विषम संख्या कौन सी होगी, तो भैया 50 में आप 2 का गुणा कराना, 50 दूनी 100, 1 माइनस करा देना, 50वीं आपकी जो विषम संख्या होगी वो हमारी जो होगी वो 99 होगी। अब आपकी एक संख्या बच रही है अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या यानी कहने का मतलब प्राइम नंबर, ऐसे संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो किसी भी संख्या से ना कटे। लेकिन अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो बेटा अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होंगे एक स्वयं और एक, यानी अभाज्य संख्या के जो भी गुणनखंड मिलेंगे तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड स्वयं वो संख्या होगी और उसके साथ साथ एक होगी। अर्थात कहने का मतलब अभाज्य संख्या के 2 से कम अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी अभाज्य संख्या होगी उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा। मान लिया सपोज दैट कि अगर 2 देखा जाए तो 2 हमारा एक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट। इसके बीच अंतर देखा जाए तो 1 का इसके बीच, 2 का इसके बीच, 2 का इसके बीच, हमारा 7, 4 का हो गया। कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता, अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता। लेकिन 3, 5 और 7 अगर ये क्रमागत ली जाए, अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिनके बीच अंतर समान होता है, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं जिनके बीच अंतर समान होता है, तो आप 3, 5, 7 लेंगे। 3 और 5 के बीच अंतर 2 का, 5 और 7 के बीच अंतर भी 2 का। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन बना देता है तो आप 3, 5, 7 करोगे कि 3, 5, 7 ये 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं क्रमागत जिनके बीच अंतर समान है। तो 2 हमारी एक अभाज्य संख्या भी है, 2 को देखा जाए तो ये हमारी कैसी, ये एक सम संख्या भी है, और 2 को देखा जाए तो ये हमारी अभाज्य संख्या भी है। अब 2 के अगर गुणन हम कराएंगे तो 2 तो एक स्वयं हो गया और एक हो गया। कोई भी अगर अभाज्य संख्या हम कहते हैं 7 ले लें तो एक तो स्वयं वो संख्या होगी और एक होगा। अर्थात कहने का मतलब जो भी अभाज्य संख्या होगी उसके 2 ही गुणनखंड होंगे, एक स्वयं वो संख्या और स्वयं उसके साथ एक। तो अभाज्य संख्या के देखा जाए तो 2 ही गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। और अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं होता, लेकिन अगर 3 क्रमागत अभाज्य संख्या ले लें तो इनके बीच अंतर सदैव समान होता है। तो हो सकता है कि ये चीज आपने अच्छे से सीखी होगी। तो क्वेश्चन अगर कहे सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा अनंत। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आंसर क्या होगा अनंत। अगर कहा जाए दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या
तो 3 होगी। अगर कहा जाए तीसरी सबसे छोटी आवाज संख्या तो 5 होगी। 3 क्रमागत ऐसी आवाज संख्या बताओ जिनके बीच अंतर समान होता है, तो 3, 5 और 7 होगा। शायद हो सकता है कि ये बात हमारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर यहीं पे देखा जाए, कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी आवाज संख्याएं होती है, 1 से 100 तक कुल कितनी आवाज संख्याएं होती है। तो बेटा 1 से 100 तक आप केवल इसको याद रखोगे, 44, 22, 32, 23, 21। ये 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर, कुछ भी आप समझ लें। आप इसके माध्यम से 1 से 100 तक आवाज संख्याओं को आप आसानी से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं वो क्या चीजें। अगर इस कॉलम को देखा जाए तो ये हमारा 0 से 10 तक का ये कॉलम, 11 से हमारा 20 तक का, ये 21 से 30, ये 31 से 40 और ये 41 से 50, ये 51 से 60 होगा, 61 से 70 होगा, 71 से 80 होगा, 81 से 90 होगा और 91 से 100 का कॉलम। कहने का मतलब अगर 0 से 10 तक की गिनती हम लिखेंगे तो उसमें 4 हमको आवाज संख्या मिलेंगी और इनको अगर काउंट भी करें 4, 4, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 4, 4, 8, 8, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 17, 19, 19, 3 कितना होगा 22, 22, 24, 24 है। तो यानी 1 से अगर 100 तक देखा जाए, 1 से 100 तक कुल कितनी आवाज संख्याएं होती हैं, तो बेटा 1 से 100 तक कुल 25 आवाज संख्याएं होती हैं। अगर इसको हम देखें तो हम सबसे पहले क्या लेंगे 2, 2 के बाद 3 लेंगे, 3 के बाद 5 लेंगे, 5 के बाद 7 लेंगे, 9, 10 हमारी आवाज संख्याएं। कुछ लड़के गलतियां क्या करते हैं कि 1 को आवाज संख्या मान लेते हैं। बेटा 1 जो है, अगर 1 की बात करें, 1 ना तो सम संख्या है और 1 ना तो आवाज संख्या है। 1 ना तो सम संख्या है, ओके, मुखिया बैठ गई होंगी, ओके। एक ना तो सम संख्या है, एक ना तो सम संख्या है और एक ना ही आवाज संख्या होती है। तो बहुत से लड़के एक में गलतियां करते हैं कि एक अगर सम विषम और आवाज की अगर बात करते हैं तो एक में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है बच्चों की। तो ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी आवाज संख्या भी 2 ही होती है। एक ना तो सम होती है ना ही आवाज होती है और ज्यादातर आवाज में ज्यादातर बच्चे एक को करके आते हैं और गलतियां यहाँ पर होती हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये कोड आपको समझ में आया होगा बेटा कि 0 से 10 तक गिनती अगर लिखते हैं तो 4 तक, कहने का मतलब 0 से 10 तक की गिनती गिनेंगे तो 4 ऐसी संख्या मिलेगी जो आवाज संख्या होंगी। तो इसी तरह अगर इस कॉलम को हम पूरा करना चाहें तो आसानी से पूरा कर सकते हैं। 91 से लेकर अगर 100 की बात करते हैं, 91 से लेकर 100 की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल एक ही संख्या आवाज मिलेगी और इस टेबल को आप लोग आसानी से फिलअप करिएगा, क्योंकि जो चीज हमने आपको बताई है उससे आप अपने क्वेश्चनों को तरीकों के माध्यम से आप आसानी से उनको सॉल्व करेंगे। आइए लास्ट पॉइंट आज का देखते हैं। लास्ट पॉइंट आज का देखते हैं बेटा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो एक चीज आप बेटा याद रखेंगे, पीछे जो हमने आपको बताया कि आवाज संख्या की अगर पहचान करनी है तो उसके 2 ही केवल गुणनखंड होंगे, एक स्वयं वो संख्या और एक। यानी आवाज संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे। तो आइए हम देख लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं हम अगर डिजिट के अकॉर्डिंग इसको परिभाषित न करके हम इसको लैंग्वेज से करते हैं।
तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे एक संख्या हमने 4 ले लिया, तो 4 को हमारा 1 भी काटेगा, 4 को 2 भी काटेगा और 4 को 4 भी काटेगा। यानी कहने का मतलब ये हमारे 4 के फैक्टर हुए। अगर यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं तो 6 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा और इसके बाद 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी अगर आप काटते हैं तो आप पुरानी पद्धति से ऐसे करते होंगे कि 2 से काटा 3, फिर 3 से काटा तो 3 एकम 3। तो 2 और 3 तो इस 6 के 2 और 3 तो फैक्टर हुए, लेकिन हर एक के साथ में एक भी फैक्टर में होता है और स्वयं वो संख्या होती है। तो जब भी फैक्टर करवाएंगे तो उस फैक्टर में स्वयं उस संख्या को और उसके साथ साथ एक को कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी ऐड करेंगे और इसके साथ साथ जो भी उसके फैक्टर हो रहे हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। मानिए जैसे 8 है, 8 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन कह देता है कि 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3। 8 के गुणनखंडों की संख्या 1 2 3, तो आपका आंसर 4 होगा कि 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। कभी कभी कह देता है 8 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, 8 4 12, 8 4 12, 12 2 14 और 14 है 15। तो 8 के गुणनखंडों का अगर योग पूछा जाए तो 15 और 8 के गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो 4। और जब कोई बड़ी बड़ी संख्याएं दे देता है बेटा तो इनको एक हम तरीकों के माध्यम से निकालते हैं, फैक्टर करके नहीं निकालते, क्योंकि अगर यहाँ फैक्टर करके निकालेंगे तो वो इजी नहीं है। जैसे इसी का अगर हम करना चाहें तो इसके अगर फैक्टर देखें हम 8 को अगर देखें तो हमने कहा कि 2 हुआ और एक हमारा 4 हुआ, यानी 2 हुआ, 2 के फैक्टर 2 × 2 × 2। तो इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर कितना कर सकते हैं, 2 पे पावर हम इसको 3 कर सकते हैं। और जितनी इसमें पावर है 1 बढ़ा दो तो गुणनखंडों की संख्या होगी। शायद समझ में आया नहीं आया? अगर 2 को काटेंगे 2 दूनी 4 और दूनी 8, 2 2 3 बार है, 2 पे पावर 3। अब अगर कहता है गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो जितनी पावर उसमें बढ़ा दो। अगर 3 है, 1 हमने बढ़ा दिया तो गुणनखंडों की यानी 8 के गुणनखंडों की संख्या 4 हुई। 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, ये जो हमने आपको करके दिखाया। तो हो सकता है कि आपको ये चीजें आसानी से बेटा समझ में आ रही हो। आइए इसी का कुछ और थोड़ा कॉन्सेप्ट करके देख लेते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा परफेक्ट नंबर, सही संख्या क्या होती है। तो उस सही संख्या के बारे में आइए आसानी से हम जान लेते हैं। तो शायद एक चीज आपको समझ में आई होगी कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड। भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो वो हमारी भाज्य संख्या नहीं होंगी। और अभाज्य संख्या होंगी तो अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, ना 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे। आइए यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। कभी कभी परफेक्ट नंबर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि परफेक्ट नंबर क्या होगा। जैसे कह दिया परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर इसकी जो हिंदी होगी वैसे अगर कहा जाए तो हम इसको यही कहेंगे सही संख्या। परफेक्ट नंबर की बात करें तो हम केवल इसको हिंदी में कितना ही कहेंगे कि सही संख्या। और सही संख्या क्या होती है, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन कह दिया, ऑप्शन बना रहे A B C और D। आपसे कहता है कि हमने 8 दे दी, यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे हमने 7 दे दिया और यहाँ पे हमने 9 दे दिया, यहाँ पे हमने 6 दे दिया। अब आपसे हम कहें कि निम्न में से कौन सी परफेक्ट नंबर है, निम्न में से कौन सी परफेक्ट नंबर है, तो कोई कहेगा 9 है, वर्ग संख्या है, कोई कुछ कहेगा। जिनको जानकारियां होंगी वो आसानी से इसका आंसर दे देगा। तो ठीक है, वो आपको जो भी जानकारियां हो, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है, रियलिटी में परफेक्ट नंबर है क्या।
और आज उस परफेक्ट नंबर को जानेंगे कि परफेक्ट नंबर कैसे हम क्लियर करेंगे। देखो करते क्या है, जैसे ये 8 है, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और कितना होगा, 8 होगा। हम सभी के फैक्टर करवा लेते हैं, लेकिन एक और स्वयं को नहीं छोड़ेंगे, उसको भी लेते चलेंगे। 10 का देखा जाए तो 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 5 भी काटेगा और 10 भी काटेगा। 9 को अगर देखें तो 1 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 9 भी काटेगा। 6 को अगर देखा जाए तो 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 6 भी काटेगा। तो देखते हैं परफेक्ट नंबर होता क्या है। आप उन संख्याओं के गुणनखंड करवाएंगे, गुणनखंड में एक और स्वयं को लेकर चलेंगे, एक और स्वयं को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक या स्वयं को छोड़ देते हैं उस संख्या को तो कभी भी परफेक्ट नंबर आप क्लियर नहीं कर पाओगे। भैया अगर 8 का फैक्टर करवाया तो 8 के 1 2 4 हुए, इसका करवाया तो 1 2 5 10 हुआ, 1 3 9 हुआ, 1 2 3 6 हुआ। हमने जो भी फैक्टर करवाया स्वयं उस संख्या का जो गुणनखंड लेते हैं हम उसको हटा देते हैं और इनको हम जोड़ते हैं। तो क्या जोड़ने से 8 हो रहा है, 4 तो 6 हुए 7। अगर इनका योग इसके बराबर हो जाए वही परफेक्ट नंबर होता है। इसमें 10 को हटा दें तो भैया इनका अगर योग देखें तो 5 2 7 कितना हुआ, 8, लेकिन 10 नहीं हुआ। ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। बात अगर इसकी करें 9 हटा दें तो इनका योग कितना हुआ, 3 और 1 4, जबकि होना कितना चाहिए, स्वयं उस संख्या के बराबर। तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। इसमें अगर इस संख्या को हटा दें तो अगर इनका योग देखा जाए 3 2 5 और 1 6, तो संख्या के गुणनखंड कराते हैं। गुणनखंड कराने पर एक और स्वयं उस संख्या को गुणनखंड में लेते हैं। लेने के बाद जो वो संख्या और गुणनखंड में स्वयं उस संख्या को हटा के शेष जो भी संख्या बचती हैं उन सभी का सम, सभी का योग उस संख्या के बराबर आ जाए, वही हमारी परफेक्ट नंबर होती है। जैसे हम आपको अगर देना चाहें कि भैया 2 अंक की परफेक्ट नंबर कौन सी होती है, 3 अंक की कौन सी होती है, 5 अंक की परफेक्ट नंबर कौन सी होती है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से निकालोगे। 2 अंकों की संख्या ले लेना, 3 अंकों की ले लेना, 4 अंकों की ले लेना, 5 अंकों की ले लेना और परफेक्ट नंबर का तरीका हमने ये बताया कि उनके आप फैक्टर करवाइएगा। फैक्टर करवाने के बाद अगर उस स्वयं फैक्टर को हटा के शेष बची संख्याओं का अगर सम कराते हैं, योग कराते हैं तो स्वयं उस संख्या के बराबर होना चाहिए, जैसा कि 6 में। तो 1 अंकों की ब्रह्मांड में कोई भी संख्या ले लो, 1 अंक की, 1 अंक की अगर परफेक्ट नंबर होगी तो सिर्फ और सिर्फ 6 होगी। 1 से लेकर अगर हम 9 तक जाएं तो उसमें केवल 1 अंक की जो परफेक्ट नंबर होगी वो सिर्फ 6 और 6 होगी। तो इनको हमें डायरेक्टली बेटा याद करना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है 1 अंक की परफेक्ट नंबर कौन सी होगी, तो 1 अंक की परफेक्ट नंबर 6 होगी। कभी कभी 2 अंक की पूछता है तो 2 अंक की हम आपको बता दे रहे बेटा कि 2 अंक की कभी भी अगर परफेक्ट नंबर पूछेगा कि 2 अंकों की परफेक्ट नंबर कौन सी होती है तो वो 28 होती है। 3 अंकों की पूछे, 4 अंकों की पूछे, वो भी बेटा संख्याएं होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का इतना ही आप लोगों के लिए। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको ये चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। और हम आपसे चाहते हैं जो भी पतारा क्षेत्र का बच्चा पढ़ने वाला है, एक बार हमारी संस्था आइए, आकर हमारे इस कंटेंट को, फिजिक्स हमारे यहाँ के कंटेंट को, वो जो भी पढ़ाया जाता है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो या कुछ भी XYZ जो पढ़ाया जाता है, आपको बेटर से बेटर यहाँ कंटेंट मिलेगा, अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा और एक अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। और आपको लगेगा कि नहीं हमको पतारा क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, आपको सेम कानपुर जैसी फैसिलिटी मिलेगी। और किसी भी क्वेश्चन को या कोई भी आपका डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है @target genius या @कानपुर ग्रुप्स, कहीं भी क्षेत्र का अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। और टेलीग्राम चैनल में या डेली शाम को ऑनलाइन क्लास चलती है। ऑनलाइन क्लास मतलब क्विज होती है, ऑनलाइन क्लास मतलब है कि क्विज होती है और हमारे वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो या जो हमसे हो सकेगा आप लोगों के लिए, क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए मैं सेवा करने को तैयार हूँ।
और मैं इस तरह से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। लेकिन आपको सफलता चाहिए, आपको कम समय में सफलता चाहिए, आप आइए हमारी संस्था से जुड़िएगा। धन्यवाद।